Hello students, today we are going to start with the section of marriage and the archaeology, marriage that is paper first 2.3 और archaeology again it belongs to paper first, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है the paper first 1.8, ठीक है। और कल हमारा मीजोलिथिक का और नियोलिथिक का छोटा सा जो सेक्शन है अराउंड 7 क्वेश्चंस दे वर लेफ्ट, तो उनको यहाँ पे हम एडजस्ट करके पढ़ेंगे। दैट विल बी डन फर्स्ट एंड देन उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द चालकोलिथिक एज टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आपके पास जो सिविलाइजेशंस हैं वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैरिज, ठीक है। और अगेन पहले हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद हम मैरिज के ऊपर चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे और विल ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक है। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द स्टडी ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म्स ऑफ मैरिज led to the rethinking of the concept of the social reproduction, kinship and family, ठीक है। Now, सबसे पहली जो बात आती है इन दीज काइंड ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चंस, आपको खुद से ये सवाल करना है दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं एंड द मेन सब्जेक्ट दैट मिस आउट, ठीक है, वो आपको काम नहीं करना है। सो द सब्जेक्ट इज कि किस तरीके से हमने और द स्टडी ऑफ द वेरिएशन इन द फॉर्म्स ऑफ मैरिज, it has led to the rethinking of the concept of social reproduction. So this is the subject, ठीक है, कि किस तरीके से हमने मैरिज की जो एक यूनिवर्सैलिटी है, देखो द स्टडी ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, एक इन द चैप्टर ऑफ मैरिज फैमिली देयर इज अ सब टॉपिक जो कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं लिखा गया लेकिन वहां से सवाल पूछे जाते हैं। वो ये है कि किस तरीके से हमने मैरिज को, फैमिली को पढ़ना शुरू किया है, या फिर ओवर द टाइम इसकी जो स्टडीज हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है। देखो, सबसे पहले मर्डॉक ने इसकी स्टडी स्टार्ट की। मर्डॉक कहते थे कि एक मर्द और औरत के बीच में शादी होती है, वो एक जगह के ऊपर रहते हैं और बच्चे पैदा हो जाते हैं, इसको फैमिली या फिर मैरिज जो है वो कहा जाता है, ठीक है। मैरिज से बच्चे पैदा होने जरूरी है। मैरिज एक मर्द और स्त्री के बीच में होती है। अब इस चीज का अगेन बहुत सारे लोगों ने खनन किया, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, जिसके अंदर कैथलीन गॉ एक थे। कैथलीन गॉ ने नायर समाज के बारे में बात की। फिर उसके बाद एडमंड लीच आते हैं। एडमंड लीच कहते हैं कि देखो भैया, ऐसा है कि देयर आर मेनी राइट्स। उन्होंने 7-8 तरह के राइट्स दिए कि औरत को मर्द के ऊपर हक होना चाहिए, मर्द को औरत के ऊपर हक होना चाहिए, बच्चे पैदा होने चाहिए, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होना चाहिए। ऐसे काफी सारे अधिकारों के बारे में वो बात करते हैं और कहते हैं दीज आर दी सेपरेटेबल राइट्स। सेपरेटेबल राइट्स का मतलब क्या है कि कई बार एक शादी के अंदर एक तरह का अधिकार मिल सकता है, दूसरे तरह का अधिकार गायब भी हो सकता है। फिर उसके बाद डेविड श्नाइडर आते हैं। डेविड श्नाइडर कहते हैं कि कोई एक डेफिनेशन जो है वो मैरिज या फैमिली की वो पॉसिबल ही नहीं है। हर एक कल्चर अपने अपने तरीके से मैरिज या फैमिली को डिफाइन करती है और बार बार मैरिज फैमिली रीडिफाइन होती रहेगी। अब इसी रीडेफिनेशन को दोबारा फिर से काथ वेस्टन जैसे लोग जो है वो उठाते हैं। स्टेथन, मैरल स्टेथन उठाती हैं और वो कहते हैं कि मैरिज इज बेसिकली द रिलेटेडनेस, कि किस तरीके से आप एक दूसरे से रिलेटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अभी जो होमोसेक्सुअल मैरिजेस हैं वो भी हो रही हैं, क्वीर मैरिजेस वो भी हो रही हैं, देयर आर कोहैबिलेटिंग यूनियंस एज वेल। तो वो कुछ नहीं है, दिस इज द रिलेटेडनेस, और लोग उस रिलेटेडनेस को सिंबल बना करके उसके ऊपर अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो बच्चे पैदा करने हैं, नहीं पैदा करने, बच्चे पालने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग टर्म्स बनाते हैं अपनी, ठीक है। तो उसी के बीच में जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं, पैरेलली एक और स्कूल बनता है
जिसको हम अलायंस स्कूल कहते हैं। अभी तक मैरिज को जितने भी डिफाइन करने वाले लोग थे वो ज्यादातर फंक्शनलिस्ट थे, जो कि ये मानते थे कि मैरिज को डिसेंट के बेसिस के ऊपर डिफाइन किया जाना चाहिए या फिर फैमिली को डिसेंट के बेसिस के ऊपर डिफाइन करना चाहिए। फंक्शनलिज्म को हटा करके स्ट्रक्चरलिज्म आता है, और स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि मैरिज को डिफाइन करने का सबसे बढ़िया तरीका है अलायंस, कि अलायंस किस तरीके से बनाया जा रहा है, शादी किस तरीके से की जा रही है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर एक समाज क्यों डिफाइन कर रहा है, कैसे डिफाइन कर रहा है। तो इसके बेसिस के ऊपर मैरिज की डेफिनेशन जो है वो बनानी चाहिए हमें। सो दिस इज हाउ वी हैव बीन रीथिंकिंग मैरिज एंड फैमिली। अभी आईवीएफ शुरू हो गया है या फिर लिविंग इन रिलेशनशिप शुरू हो गए हैं, दोबारा फिर से एक चैलेंज है हमारे आगे कि मैरिज और फैमिली को किस तरीके से रीडिफाइन किया जाए। तो सब्जेक्ट इस चीज के ऊपर है, दैट हाउ द स्टडी ऑफ द वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ मैरिज। इसकी वजह से हमने सोशल रिप्रोडक्शन को थिंक किया है। सोशल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? मैं गरीब मेरा बेटा गरीब, वो वाला, ठीक है, कि आपके पास जो है वो जो आपके अधिकार हैं उसके हिसाब से आप लड़की चूज करते हो, ठीक है, दैट इज द सोशल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद किनशिप और फैमिली को आपने किस तरीके से अभी देखना शुरू किया कि फैमिली को अभी हम रिलेटेडनेस के कंसेप्ट से ज़्यादा देख रहे हैं। फैमिली को जो है वो हम अगेन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर, अलायंस के बेसिस के ऊपर किनशिप फैमिली को हम ज़्यादा देखते हैं। कई बार कई जगह के ऊपर जो नए कुलीग्स बनते हैं या फिर नए शहरों के अंदर, तो वहाँ पे जो है वो फैमिली का नोशन पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वो सवाल पूछा गया था। यहाँ पे अगेन द सब्जेक्ट इज द स्टडी ऑफ द वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है, कि कैसे हमने इन चीज़ों को रीथिंक किया है विद द हेल्प ऑफ ऑल दी स्कूल ऑफ थॉट जो कि इमर्ज हो रहे हैं। नाउ दिस इज अ प्योरली 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 एकेडमिक क्वेश्चन, ठीक है। अगेन इसके लिए हमें नॉलेज की बहुत जरूरत है, खास करके जब ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाता था दैट क्रिटिकली एनालाइज द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज या फिर क्रिटिकली एनालाइज द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज। तो उसके क्रिटिकल एनालिसिस को हम सिर्फ और सिर्फ एडमंड लीच तक लेके जाते थे, उसको हम सिर्फ और सिर्फ 1950s तक लेके जाते थे या फिर मैक्सिमम 60s तक लेके जाते थे। एक नायर सोसाइटी का एग्जाम्पल हम याद रख लेते थे, और इधर उधर की जो सोसाइटीज़ हैं जैसे गोस्ट मैरिज हो गई वगैरह वगैरह, उनका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल जो है वो हम याद कर लेते थे। बट नाउ यूपीएससी कह रहा है कि थोड़ा सा और आगे अपने आप को पुश कीजिए। 1950s के बाद क्या हुआ है उसके बारे में भी आप एक अपना एनालिसिस बना लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। देन उसके बाद अगला सवाल आता है, डिस्कस द रोल ऑफ मैरिज रेगुलेशंस इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज फॉर स्ट्रेंथनिंग द सोशल सॉलिडारिटी। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन इट हैज बीन पुट फोर्थ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फंक्शनलिज्म, ठीक है, कि मैरिज रेगुलेशन के फंक्शन क्या है, मैरिज रेगुलेशन का काम क्या है आपकी सोसाइटी के अंदर, और काम को पर्टिकुलरली इन्होंने सोशल सॉलिडारिटी के संदर्भ के अंदर बताया कि मैरिज रेगुलेशन सोशल सॉलिडारिटी को किस तरीके से क्रिएट करती हैं। अब 3 तरीके हैं सोशल सॉलिडारिटी को क्रिएट करने के, एक है क्लोजनेस क्रिएट करना, एक है अलायंस क्रिएट करना, एक है आपके पास जो सोशल हॉरिजेंटल डिवीजन है वो क्रिएट करना। चलिए इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। फिर उसके बाद मैरिज रेगुलेशंस एंड अलायंस थ्योरी। अब एंड का मतलब ये नहीं है कि पहले आपको मैरिज रेगुलेशंस को बताना है और फिर उसके बाद आपको अलायंस थ्योरी को बताना है। एंड का मतलब ये हरगिज नहीं है। एंड का मतलब है कि अलायंस थ्योरी के अंदर मैरिज रेगुलेशंस को किस तरीके से बख्यान किया गया है, किस तरीके से बताया गया है, इस मुद्दे के ऊपर आपको चर्चा करनी है। दैट हाउ द अलायंस थ्योरी इट हैज गिवन आउट द मैरिज रेगुलेशंस, ठीक है। तो वहां पे अलायंस थ्योरी आपके पास 3 तरह की मैरिज रेगुलेशन बनाता है। पहली है इंसिस्ट टैबू,
जो कि आपके पास प्रोहिबिटरी रेगुलेशन है। फिर उसके बाद आपके पास प्रेफरेंशियल मैरिजेस आ जाती हैं एंड देन यू हैव दी प्रिस्क्रिप्टिव मैरिजेस। ठीक है, तो आपके पास जो प्रेफरेंशियल मैरिजेस हैं उनके अंदर और प्रिस्क्रिप्टिव मैरिजेस को किस तरीके से बताया है और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के अंदर कैसे आपके पास जो है वो मैरिज रेगुलेशंस चेंज होती हैं। चलिए इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। सो ये सवाल है, देन वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट इन द ट्राइबल सोसाइटी, अगेन अ वेरी सिंपल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। फिर उसके बाद डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रेफरेंशियल मैरिजेस विद द सूटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम द ट्राइबल सोसाइटी, अलग अलग समाज के अंदर प्रेफरेंशियल मैरिजेस किस तरीके से पोर्ट्रे हुई हैं। ठीक है, अगेन अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेरी वेरी डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको मैरिज को डिफाइन करना था और कैसे जो है वो अलग अलग तरह की मैरिजेस ह्यूमन सोसाइटीज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, अगेन अ वेरी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चन, डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस। तो मेजरली अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव से हल्के हल्के आप एनालिटिकल की तरफ आ रहे हो, और एनालिटिकल की तरफ भी डिमांड है कि आप सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी जो आर्कियोलॉजी का सेक्शन है उसको हमने कर लिया था, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विसाविस दीज क्वेश्चंस। ठीक है, जो ऊपर वाले क्वेश्चंस थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन द आर्कियोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द ट्रेडिशनल यूरोपियन मीजोलिथिक। ठीक है, अब मीजोलिथिक के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में एक डाइवर्सिटी बनी है। भारत के अंदर आपने देखा था बेलन वैली के अंदर कुछ और चल रहा है, राजस्थान में कुछ और चल रहा है, डेक्कन में कुछ और चल रहा है, साउथ में कुछ और चल रहा है, ईस्टर्न में कुछ और चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यूरोप को देखें तो मोटा मोटी यूरोप को भी हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है स्कैंडिनेविया का, जहां पे कॉन्गे मोस यानी कि आपके पास जो किचन मेडन कल्चर है वो स्थापित हो चुकी है। बड़े अच्छे तरीके से वो लोग फिशिंग कर रहे हैं, फिशिंग करने के और फिर उसके बाद कम्यूट करने के, एक दूसरे को किस तरीके से उनको ट्रेड करना है, वो बोट्स भी बना रहे हैं, कनोज बना रहे हैं, डग आउट्स बाउट्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो लोग बना रहे हैं। यानी कि वहां पे एक वाटर बेस्ड सिविलाइजेशन कह लीजिए या फिर सिंपल सा कल्चर जो है वो इमर्ज हो चुका है। फिर उसके बाद आप ब्रिटेन में आते हो। ब्रिटेन में इकोलॉजी जो है इट इज वेरी यूनिक देन द अदर कंट्रीज इन द यूरोप। वहां पे स्टार कार केव सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है। एंड देन फिर उसके बाद आप बल्कन कंट्रीज के अंदर आ जाते हो। बल्कन कंट्रीज की इकोलॉजी, बल्कन कंट्रीज का जो एक साइट्स हैं दे आर डिफरेंट। तो वहां पे अलग तरीके की जो सिविलाइजेशन है या फिर जो कल्चर है, सिविलाइजेशन तो खैर नहीं कह सकते, वो तो काफी आगे चल के आएगी, जो कल्चर है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे अगेन हमें उस डाइवर्सिटी को बताना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने जब इंडियन माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री की बात की थी या फिर इंडियन मीजोलिथिक की बात की थी, तो वहां पे भी हमने डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी। तो उसी तरीके से क्वेश्चन 8 इट विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द मीजोलिथिक डाइवर्सिटी इन यूरोप। देन उसके बाद बात आती है नाटुफियन कल्चर। नाटुफियन कल्चर ठीक है, सो नाटुफियन कल्चर अगेन इट इज द प्रोटो नियोलिथिक कह लीजिए या फिर आप एपीपेलियोलिथिक कह लीजिए, क्योंकि इसको कहीं पे डिवाइड पर्टिकुलरली नहीं किया जा सकता। पूरी तरह से नियोलिथिक भी नहीं है और पूरी तरह से इसकी हंटिंग गैदरिंग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बहुत सिंपल तरीके के अलवाड़ केव सिस्टम के आसपास लोगों ने सेडेंटिज्म शुरू कर लिया था। ठीक है, तो उसी चीज के ऊपर यहां पे हमें बातचीत करनी है। देन इलुसिडेट द मीजोलिथिक कल्चर एंड एसोसिएटेड रॉक आर्ट विद एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो आपको अगेन मीजोलिथिक कल्चर के बारे में बातचीत करनी है। ठीक है, जनरल बातचीत करनी है। एंड देन रॉक आर्ट किस तरीके से इंडिया के अंदर इवॉल्व हुआ है। रॉक आर्ट के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मीजोलिथिक रॉक आर्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
जिसके अंदर कि मैंने अलग अलग साइट्स को डिस्कस करके इसके सीरेशन को बताया था, इसके सीक्वेंस को बताया था कि कैसे सबसे पहले आपके पास फिंगर प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, सिंपल आपके पास सिर्फ और सिर्फ हाथ के निशान है। फिर उसके बाद जो मिडल वाले केव्स हैं या फिर जो मिडल का स्ट्रेटा है उसमें बहुत सिंपल तरह के ह्यूमन फॉर्म्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर एनिमल फॉर्म्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इन द लेटेस्ट वन वी हैव द हंटिंग सीन्स, ठीक है, तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो उसी का जो एक डेरिवेटिव क्वेश्चन है वो ये है। देन उसके बाद बात आती है गिव एन अकाउंट ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ द फूड प्रोडक्शन ऑफ द न्यूलिथिक कल्चर। अब यहां पे हमें अगेन द सब्जेक्ट इज द कंसिक्वेंस, कि आपके पास क्या कंसिक्वेंसेस रहे हैं नियोलिथिक के अंदर फूड प्रोडक्शन के। अब इन कंसिक्वेंसेस को आप अलग अलग लेयर्स के अंदर ले जाएंगे। सोसाइटल कंसिक्वेंस क्या हुआ है, कल्चरल कंसिक्वेंस क्या हुआ है, आपका एपिडेमियोलॉजिकल कंसिक्वेंस क्या हुआ है, इस तरीके से लेयर बाय लेयर इस चीज को आपको डिस्कस करना है। देन अगेन वही क्वेश्चन, मीजोलिथिक कल्चर के सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करनी है। नियोलिथिक इंडिया के अंदर किस तरीके से इवॉल्व हुई है। अगेन द नियोलिथिक इन इंडिया इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न जोन है उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी क्रोनोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। जो ईस्टर्न कल्चरल जोन है उसकी क्रोनोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। सेंट्रल और मिडल की जो क्रोनोलॉजी है दैट इज डिफरेंट। साउथ की क्रोनोलॉजी डिफरेंट है। नॉर्थ जो है उसकी क्रोनोलॉजी बहुत ही ज्यादा रीसेंट है, दैट इज अगेन वेरी मच डिफरेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि पेलोलिथिक के बाद मीजोलिथिक के आगे, मीजोलिथिक के अंदर भी इंडिया की जो एक डाइवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल वेरिएशंस वो शुरू हो गई थी, ठीक है। तो उस चीज के बारे में आपको बात करनी है। देन उसके बाद डिलिनिएट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर्स, ठीक है। अब यहां पे अगेन हमने इंपैक्ट ऑफ आयरन एज के बारे में बात की थी, ठीक है। दीज आर सर्टन क्वेश्चंस जो कि पूछ लिए गए हैं और एक क्वेश्चन के लिए पूरा एक दिन हम नहीं दे सकते थे, तो इनको हमने यहीं पे रख लिया है। तो चालकोलिथिक का एक सेलिएंट फीचर जो इंडिया के अंदर चालकोलिथिक कल्चर्स बने उनके बारे में हमें बात करनी है। अगेन वही क्वेश्चन नियोलिथिक कल्चर के बारे में हमें बात करनी है। तो दीज विल बी द क्वेश्चंस दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे। चलिए, तो सबसे पहले हम मैरिज से शुरू करते हैं। मैरिज के अंदर पहला क्वेश्चन है हाउ द स्टडी ऑफ द वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ मैरिज इट हैज लेड टू रीथिंकिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द सोशल रिप्रोडक्शन, किनशिप एंड फैमिली, ठीक है। तो यहां पे द सब्जेक्ट मैटर इट इज अबाउट द रीथिंकिंग। रीथिंकिंग का मतलब क्या है कि जो हम एक स्टडी हमने की है अबाउट द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज और द डेफिनेशंस ऑफ मैरिज, उसको हमने किस तरीके से निगेट किया है। तो सबसे जो पहला फेज है इसको हमने बेसिकली 4 फेज के अंदर डिवाइड किया है। द फर्स्ट फेज इट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर पीरियड जब हम ये मानते थे कि किसी तरह की यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज बन सकती है, ठीक है। सो द फेज फर्स्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम मर्डॉक। मैंने मर्डॉक से तो खैर शुरू नहीं किया है इस चीज को, कि मर्डॉक जो है वो ये मानते थे दैट दिस इज द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज, लेकिन मैंने इसको लीच से शुरू किया है कि लीच आगे चल के ये मानना शुरू कर देते हैं दैट मैरिज के अंदर कुछ अधिकार होते हैं और उन अधिकारों को सेपरेट किया जा सकता है। कि एक कल्चर के अंदर आपको ये अधिकार दिया जा सकता है कि भैया बच्चे पैदा कर लो, रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। दूसरे कल्चर के अंदर हो सकता है कि ये हो जाए कि आप बच्चे चाहे मत पैदा करो लेकिन आप कोहैबिलेशन शुरू कर लो, ताकि जो अलायंस है वो अच्छे तरीके से बिल्ड ऑन हो सके दो फैमिलीज के बीच में। तो इस तरीके से एडमंड लीच कहते हैं दैट द मैरिज और द फैमिली इट इज कल्चरल स्पेसिफिक। फिर उसके बाद आगे जो है वो बात आती है डेविड श्नाइडर की, जो अगेन मैरिज को बताते हैं दैट द मैरिज इट इज नथिंग बट इट इज द कल्चरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हम डेविड श्नाइडर के साथ साथ हम मैरिज की कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करना स्टार्ट कर दे। मैरिज कुछ जो
अलग तरह की मैरिजेस हैं, जैसे गोस्ट मैरिज हो गई, टोडा की पोलीएंड्री हो गई, उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे अलग अलग डाइवर्सिफाइड इकोलॉजीज के अंदर डाइवर्सिफाइड मैरिजेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें 1950s 1960s तक हो जाती हैं। फिर उसके बाद 3 स्कूल ऑफ थॉट मैरिज की डेफिनेशन या फिर मैरिज को रीथिंक करते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट है अलायंस थ्योरी का, या फिर आपके पास जो लेविस स्ट्रॉस का। लेविस स्ट्रॉस ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि मैरिज को या फैमिली को डिसेंट के तरीके से बताता है। वो ये कहता है कि 2 लोगों के बीच में शादी होती है और उससे बच्चा पैदा होता है, और जितनी जमीन जायदाद आपके पास होती है वो सारे की सारी आप अपने बच्चे को ट्रांसफर करते हो। बच्चा अपने पिता से नाम लेता है या फिर अपनी माता से नाम लेता है, उनके घर या फिर उनके घर के आसपास रहता है। तो इस तरीके से अभी तक मैरिज को देखा जा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद आते हैं क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि भैया ये बात बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि समाज की शुरुआत इंसेस्ट टैबू से हुई थी। अगर इंसेस्ट टैबू ना होता तो भाई बहन के बीच में ही रिश्ते होते रहते, और भाई बहन के बीच में अगर रिश्ते होते रहते तो छोटे छोटे बैंड्स रहते, और वो बैंड्स धीरे धीरे एक दूसरे के साथ संपर्क में ना आते। जैसे ही संपर्क में आते वॉर छिड़ जाती, एक दूसरे को मार डालते, और कभी भी इंसानी समाज ना बन पाता। तो अकॉर्डिंग टू क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस जो मैरिज है उसका क्रक्स अलायंस के अंदर है। जो फैमिली है वो डिसेंट से नहीं बनी हुई, वो अलायंस से बनी हुई है। तो इसलिए हमें अलायंस को और मैरिज रेगुलेशंस को समझने की जरूरत है, दोबारा फिर से उसको रीथिंक करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए मैरिज नहीं की जाती। मैरिज रेगुलेशंस के और बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो होते हैं, और वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक समाज के अंदर शादी की जाती है, उस समाज का उसी तरीके का ढांचा बनता है, उस समाज का उसी तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके ऊपर क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस जो है वो बहुत लंबी चौड़ी जो है वो चर्चा करते हैं। वो पुरम के साइक्लिक एक्सचेंज को अपने काम के अंदर बताते हैं, करेरा के मोइटी सिस्टम्स को बताते हैं, द्राविडियन क्रॉस कजन मैरिजेस को बताते हैं कि किस तरीके से ये सारे के सारे समाजों के जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि उनकी शादियां डिफरेंट हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके की आपकी शादी होगी, सामाजिक ढांचा या फिर किनशिप का ढांचा उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो पहली ये बात आ गई। दूसरी, कास्टन हो गए, मैरिल स्टेथन हो गई, या फिर आपके पास वेस्टर्न हो गई। तो इन्होंने चोजन फैमिलीज या फिर रिलेटेडनेस का कंसेप्ट दिया। जैसे नायर्स का संबंधम हो गया, या फिर खासी गारो की मैट्रिलिनियलिटी हो गई, या फिर सबसे इंपॉर्टेंटली LGBTQs की चोजन फैमिलीज हो गई। इन्होंने कहा कि देखिए, शादी सिर्फ और सिर्फ जीनोलॉजिकल तरीका नहीं है। शादी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को नहीं देखा जाता। सबसे इंपॉर्टेंटली चीज रहती है शादी के अंदर रिलेटेडनेस, कि आप धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हो। ठीक है, वो कहते हैं कि LGBTQ संबंधों के अंदर भी हम ये देखते हैं कि वहां पे अगेन मर्द और औरत को नहीं देखा जाता। वहां पे ऐसा नहीं देखा जाता कि शादी जो है वो हेट्रो सेक्सुअल ही होगी। वहां पे आपके पास होमोसेक्सुअल शादियां भी होती हैं, बहुत तरह की शादियां हैं LGBTQ++ के अंदर। तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो है रिलेटेडनेस, चोजन फैमिली की, लव की। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लव, ऑन द बेसिस ऑफ दिस चोजन फैमिली, वो कहते हैं कि शादियां जो है वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इस तरीके से जैसे जैसे शादियां होती हैं इन कम्युनिटीज के अंदर, वैसे वैसे इन कम्युनिटीज के मॉरल बिहेवियर्स भी बनते हैं, इन कम्युनिटीज के सिंबल्स भी बनते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आप जब डिसेंट से अलायंस की तरफ आए थे, तो आप अलायंस से रिलेटेडनेस की तरफ शिफ्ट होते हो। एंड देन फिर उसके बाद पैरी बोर्डो, गुडी, ये सब लोग सोशल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि शादियों के अंदर अगेन बहुत बार रिलेटेडनेस इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वहां पे सोशल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होती है। कल्चरल कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट।
पैरी बोर्डो इस चीज के बारे में इसको क्वेश्चन करते हैं कि रिलेटेडनेस आखिरकार बनती किस तरीके से है। वो कहते हैं कि रिलेटेडनेस बनती है कैपिटल से, कल्चरल कैपिटल से, टेस्ट से। तो अगेन LGBTQ संबंध देख लो, चाहे आप टोडास के यूनियंस देख लो, चाहे आप नायर समाज के संबंधम देख लो, वहां पे भी आपको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कल्चरल कैपिटल दिखाई पड़ेगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कल्चरल कैपिटल आप एक दूसरे के साथ रिश्ता करोगे, ठीक है। और सिमिलरली जैक गुडी जो है वो प्रॉपर्टी सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट कास्ट एंडोगेमी इनके हिसाब से, या फिर हाइपरगेमी, डोरी, हिमालयन पोलियंड्री, जो भी ये सारी चीजें हैं वो इसकी वजह से चलती हैं। तो ये सवाल था हमारा कि कैसे हमने जो डेफिनेशन है मैरिज और फैमिली की उसको रीथिंक किया है। इस तरीके से हमने रीथिंक किया है, और धीरे धीरे रीथिंक करते 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 हम सोशल रिप्रोडक्शन को अभी दोबारा फिर से रीडिफाइन कर रहे हैं, या फिर सोशल रिप्रोडक्शन को देख पा रहे हैं। एंड आप किनशिप को और फैमिली को दोबारा फिर से रीथिंक कर रहे हो या फिर क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, और हमने वही चीज के बारे में बात की है, वही दिस डायग्राम इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। और उसके जो एनालिसिस हैं उसके बारे में हमने बात की है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप बड़े इजीली देख सकते हैं कि पूरम साइक्लिक एक्सचेंज जो है वो यहां से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो बहुत बार हम जो है वो ये चीज देखेंगे कि क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के इधर उधर होके, कभी उल्टा करके कभी सीधा करके क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस को दोबारा से जो है वो सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो उसी चीज के ऊपर, उन्हीं मुद्दों के ऊपर यहां पे हमने जो है वो नीचे बातचीत की है कि कैसे एडमंड लीच ने रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बंडल ऑफ सेपरेटेबल राइट्स के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद गोस्ट मैरिजेस वगैरह के बारे में भी बात करते हैं कि आपके पास ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ राइट्स दिए और उन्होंने कहा दीज आर सेपरेटेबल, एक कल्चर के अंदर एक हो सकता है, दूसरे में दूसरा हो सकता है। देन उसके बाद डेविड श्नाइडर की बात आती है, और डेविड श्नाइडर कहते हैं कि जो किनशिप है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होती है, और वो आर्गू करते हैं कि आपके पास जो वेस्ट एंथ्रोपोलॉजी है उन्होंने अपने बायोजेनेटिक मॉडल्स को हमारे ऊपर, यानी कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज के ऊपर थोप रखा है, जो कि बात बिल्कुल गलत है। जो किनशिप है, मैरिज है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो कल्चरली वेरिएबल होती हैं। फिर उसके बाद अगला शिफ्ट आता है जब हम डिसेंट से अलायंस थ्योरी की तरफ जो है वो शिफ्ट करते हैं, और अलायंस थ्योरी से फिर रिलेटेडनेस की तरफ शिफ्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, जिन्होंने आपके पास एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी के अंदर डिसेंट थ्योरी को रिप्लेस किया और बताया कि आपके पास जो भी सोसाइटी है, जो भी स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो सब चीजें आपकी मैरिज के रूल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और आपके पास वो करेरास को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एक कंपैरिजन करते हैं कि देखो द्राविडियन सोशल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, पुरम्स का डिफरेंट है, करेरास का डिफरेंट है, ट्रोब्री एंड आइलैंडर्स का डिफरेंट है। एंड ये जो डिफरेंस है सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, इट प्राइमरीली इज ड्यू टू द डिफरेंट मैरिज रेगुलेशंस दैट आर हैपनिंग इन दीज सोसाइटीज, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है अलायंस थ्योरी से, हम धीरे धीरे रिलेटेडनेस की तरफ आते हैं। क्यों रिलेटेडनेस की तरफ आते हैं? क्योंकि LGBTQ के संबंधों को अलायंस थ्योरी भी नहीं समझा पा रही है। तो उस चीज को समझाने के लिए कास्टन आती हैं, मैरल स्टेथन आते हैं, कि मैरल स्टेथन वो कहती हैं कि अभी नई रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सरोगेसी है। अब सरोगेसी के अंदर बायोलॉजिकल मदर, सोशोलॉजिकल मदर इज डिफरेंट, ठीक है। तो वहां पे हम अगेन फादरनेस और मदरनेस का कंसेप्ट, ममता का कंसेप्ट जो है वो दोबारा फिर से हम रीडिफाइन कर रहे हैं। सिमिलरली वेस्टर्न जो है फैमिली वी चूज के अंदर LGBTQ संबंधों को दिखाती हैं, और वो कहती हैं दैट इट इज मोर अबाउट द रिलेटेडनेस, ठीक है। जिसके साथ आपकी रिलेटेडनेस जम रही हो, आप अपने हिसाब से इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उसके साथ जो है वो कॉन्टेक्ट करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, और आप उसके हिसाब से, अपने हिसाब से जो मैरिज है उसको रिडिफाइन करते हैं। फिर इस रिलेटेडनेस को भी क्वेश्चन किया जाता है। एंड देन फिर उसके बाद हम पैरी बोर्डो के ऊपर आते हैं। पैरी बोर्डो अगेन इस रिलेटेडनेस को क्वेश्चन करते हुए वो कहते हैं दैट द रिलेटेडनेस इट इज बेसिकली ऑन द मैरिज इज बेसिकली द कैपिटल स्ट्रेटजी, कि आपके पास किस तरीके से आप कल्चरल कैपिटल का अकमुलेशन कर सकते हैं
आप क्लास का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उस चीज के बारे में है ये। जैक गुडी प्रॉपर्टी मैरिज ट्रांजिट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसी के अंदर फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि देखो भैया, शादी की वजह से पूरा का पूरा समाज पैट्रियार्की को कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सोशल रिप्रोडक्शन को दिखाया है बाय रीथिंकिंग द डेफिनेशन ऑफ मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ द मैरिज रेगुलेशंस इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज। अब यहां पे मैरिज रेगुलेशंस को फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखना है। फंक्शनल पर्सपेक्टिव कि किस तरीके से मैरिज रेगुलेशन सोशल सॉलिडारिटी को बना रही हैं। अब मैरिज रेगुलेशंस 3 तरह की होती हैं, ठीक है। इंसिस्ट टैबू से आप चलते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव, और फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रेफरेंशियल की तरफ जो है वो आप बढ़ जाते हैं। अब जो मैरिज रेगुलेशंस हैं, इसके अंदर, इस सवाल के अंदर इन 3 तरह के मैरिज रेगुलेशंस को जरूरी नहीं है कि आपको हर एक को डिफाइन करना है। क्यों? क्योंकि सवाल का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि मैरिज रेगुलेशन का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, और अपने रोल, अपनी फंक्शनिंग से वो किस तरीके से समाज की सोशल सॉलिडारिटी को स्ट्रेंथन कर रही है। दिस इज द बेसिस, और दिस इज द बेसिक थीसिस ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये सब्जेक्ट है हमारे क्वेश्चन का। तो यहां पे मैरिज रेगुलेशंस को डिस्क्राइब नहीं करना है, बल्कि वो मैरिज रेगुलेशंस सॉलिडारिटी कैसे पैदा करती हैं, इस चीज के बारे में, इस मुद्दे के बारे में बातचीत करनी है आपको। तो 3 तरीके से मैरिज रेगुलेशंस सॉलिडारिटी को पैदा करती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है बाउंड्री मेकिंग। बाउंड्री मेकिंग का मतलब क्या है? बाउंड्री मेकिंग का मतलब है कि आप किससे शादी कर सकते हैं और किससे शादी नहीं कर सकते। दिस इज द बाउंड्री मेकिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे समाज के अंदर गोत्र एक्सोगेमी होती है, यानी कि आप अपने गोत्र के बाहर शादी करेंगे। लेट्स से दिस इज द गोत्र, गोत्र से बाहर शादी करेंगे, लेकिन कास्ट के अंदर शादी करेंगे। सो दिस इज द बाउंड्री मेकिंग, कि आपने डिफाइन कर दिया कि आप किसके साथ शादी कर सकते हैं, कौन हमारा है। आपने यहां पे रिलेटेडनेस को डिफाइन कर दिया कि आप किसके साथ संबंध बना सकते हैं, हु इज इन एंड हु इज आउट। तो कास्ट एंडोगेमी, गोत्र एक्सोगेमी, इंसिस्ट टैबू, ये चीजों से ये तय हो जाता है कि आपकी रिलेटेडनेस किसके साथ है, और जिसके साथ आपकी रिलेटेडनेस है उसी के साथ आपके अलायंस बनेंगे, ठीक है। तो आप बार बार इन्हीं के बीच में शादियां करते रहते हो। जब आप इन्हीं के बीच में शादियां करते रहते हो तो पूरी की पूरी सोसाइटी एक जैसी, होमोजीनस होना शुरू हो जाती है, और इन शादियों की वजह से वो टाइटली निट हो जाती है, टाइटली एक दूसरे के साथ बाध्य हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास बार बार जब ये टाइज रिपीट करती रहती हैं, तो क्रॉस कजन मैरिजेस साउथ के अंदर, अगेन द्राविडियन सोसाइटी या फिर आपके पास जो द्राविडियन कास्ट हैं उनको क्लोजली निट करके रखती हैं। सिमिलरली हमने हाइपरगैमी का केस देखा या फिर ट्राइबल प्रेफरेंशियल मैरिजेस का केस देखा। तो अगेन बार बार उसी कम्युनिटी के अंदर जब आप शादियां करते रहते हो तो समाज जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली निट हो जाता है आपके पास। देन फिर उसके बाद जब समाज क्लोजली निट हो जाता है, एक दूसरे के साथ सॉलिड हो जाता है, तो सोशल कंट्रोल रखना बड़ा आसान हो जाता है। लोग ये डरने लगते हैं कि हमें समाज से बाहर ना निकाल दिया जाए, तो कुछ भी आप करोगे उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। सो द सोशल कंट्रोल और द इन्फोर्सिंग ऑफ द नॉर्म्स, इट बिकम्स वेरी इजी।
और हम ये देखते हैं कि खाप पंचायत, मैरिज पेमेंट्स या फिर कमेंसैलिटी रिचुअल्स वगैरह वो सारे के सारे जो है वो समाज के अंदर अदा होने शुरू हो जाते हैं। एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ दीज रिचुअल्स, विद द हेल्प ऑफ दिस कमेंसैलिटी, विद द हेल्प ऑफ मैरिज पेमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दोबारा फिर से हम देखते हैं कि सोशल सॉलिडेरिटी जो है वो और ज्यादा पुख्ता होती है। ठीक है, सो इस तरीके से जो मैरिज रेगुलेशंस हैं वो सबसे पहले बाउंड्री बनाएंगी, बाउंड्री से अलायंस क्रिएट होगा और अलायंस से सोशल कंट्रोल और ज्यादा पुख्ता होता है, समाज के अंदर जो नॉर्म्स हैं वो इन्फोर्स होते रहते हैं और इस तरीके से समाज एक बिल्कुल संतुलित बॉडी की तरह बन जाता है। अगेन दिस थीसिस, इट इज द फंक्शनिस्ट थीसिस। ठीक है, तो फंक्शनिस्ट लोगों ने ये जो है वो हमें ये थीसिस दिया था और ये हम अलग अलग रीजन्स के अंदर देखते हैं कि अलग अलग रीजन्स के अंदर आपको अलग अलग नॉर्म्स दिखाई देंगे, लेकिन सभी उस सॉलिडेरिटी की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन ये सॉलिडेरिटी बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है। भारत के अंदर कास्ट हायरार्की बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई हो चुकी है, पैट्रियार्कल कंट्रोल बढ़ता है, जो आपकी चॉइस है मेट्स के अंदर कि मुझे इसी लड़की से या इसी लड़के से शादी करनी है, प्रेम विवाह का जो एक पॉसिबिलिटी है वो सोशल कंट्रोल की वजह से बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और फेमिनिस्ट का क्रिटिक भी ये है कि आप अपने समाज के नाम के ऊपर जो औरत की एक एजेंसी है उसको आप प्रताड़ित करते हो, उसको आप कंट्रोल करके रखने की कोशिश करते हो। ठीक है, सो वही चीजें हमने ये नीचे बताई हैं। ठीक है, तो अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम ये देख सकते हैं कि कैसे नॉर्म्स काम करते हैं। जो बच्चों ने ये मुझे क्वेश्चंस दिखाए थे, लिख के दिखाए थे, सब बच्चों की कॉपी के अंदर एक गड़बड़ थी। जो सबसे बड़ी गड़बड़ मुझे लगी वो ये थी कि बच्चे बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिवली लिख रहे हैं, अभी भी डिस्क्रिप्टिवली लिख रहे हैं जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा एनालिटिकल आ रहा है। जैसे मैंने यहां पे कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि ये मैरिज का रेगुलेशन है इसकी वजह से ये होता है, ये मैरिज का रेगुलेशन है इसकी वजह से, ऐसा नहीं दिखाया है। मैंने यहां पे ये दिखाया है कि पहले मैरिज रेगुलेशन बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री मेकिंग के बाद मैरिज रेगुलेशंस उसके बीच में अलायंस क्रिएट करेंगे, रिपीटेड अलायंस होगा और वहां पे एक सोसाइटी एक सॉलिड इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। जब सोसाइटी के अंदर वो एक सॉलिडेरिटी आ जाती है तो सोशल कंट्रोल बड़े इफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब उस सोशल कंट्रोल की वजह से सॉलिडेरिटी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द एनालिसिस। ओके, तो इसमें हमने ये नहीं बताया कि भाई इंसेस्ट टैबू ये कर देता है, फला मैरिज रेगुलेशन ये कर देती है, ऐसे नहीं बताया। जब एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपके एनालिसिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। जितने खूब एनालिसिस, जितने स्ट्रांग एनालिसिस आपके होंगे उतनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग हमें दिखाई देगी, और जितनी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें दिखाई देगी उतने बढ़िया मार्क्स हैं। ठीक है, और कोशिश किया करो दैट यूज दीज डायग्राम्स कि थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाना शुरू कर दो, इवन इन द रफ कॉपी ऑल्सो। तो इससे क्या होता है कि आपका एक जो एनालिटिकल ब्रेन साइकिल है वो बड़े अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, देन द मैरिज रेगुलेशंस एंड अलायंस थ्योरी। अब यहां पे हमें यह बताना है कि अलायंस थ्योरी ने मैरिज रेगुलेशंस को किस तरीके से बताया है, मैरिज रेगुलेशंस का किस तरीके से वर्णन किया है। तो उसी के ऊपर हमने ये जो डायग्राम है इसको कंस्ट्रक्ट किया। अलायंस थ्योरी 4 तरह के मॉडल एक्सचेंज की बात करती है। अलायंस थ्योरी कहती है कि समाज को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहला सिंपल सोसाइटी, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अलायंस थ्योरी कहती है कि सबसे पहले तो देखो ऐसा है कि इंसिस्ट टैबू आया, इंसिस्ट टैबू के अपने कारण उन्होंने बताए, वहां पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि इंसिस्ट टैबू के बारे में अलायंस थ्योरी क्या बात करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इंसिस्ट टैबू आया। एक बार जब इंसिस्ट टैबू आ जाता है तो दिस इज द प्रोहिबिटरी रूल, जो कि अलायंस थ्योरी कहती है दिस इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल।
एक आध सोसाइटी आपको मिल जाएगी जहां पे इंसिस्ट टैबू का खनन हो रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन इंसिस्ट टैबू इट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। निधम का काम इसी चीज के ऊपर है, वो इस यूनिवर्सैलिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि भैया इंसिस्ट टैबू यूनिवर्सल वगैरह नहीं है, देयर आर सर्टेन सोसाइटीज। चलो एनी हाउ, तो सबसे पहले इंसिस्ट टैबू आया। जब इंसिस्ट टैबू आया तो समाज के अंदर इस तरीके से देयर वर सर्टेन ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जांपल ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप है। ए और बी ग्रुप आपस में विसिनिटी में रह रहे हैं, और जब ए और बी ग्रुप आपस में एक विसिनिटी में रह रहे हैं तो ए ग्रुप अपनी लड़कियों को या फिर अपने जो डॉटर्स हैं उनको बी के पास भेजेगा, बी ग्रुप जो है वो ए के पास भेजेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रेसिप्रोकल एक्सचेंज, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन होती चली जा रही है, बिकॉज ऑफ दिस रेसिप्रोकल एक्सचेंज, तो होगा क्या, दैट a direct restricted exchange system will form, and because of this direct restricted exchange system, जैसा सोशल स्ट्रक्चर ए का होगा बिल्कुल वैसा ही सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बी का बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राइड को अकोमोडेट करना है, लड़की को अकोमोडेट भी करना है। सो आपके पास एक बायलेटरल एक्सचेंज सिस्टम बन जाएगा। दिस इज नोन एज द बायलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। तो वो होनी शुरू हो जाती है। और जहां जहां पे आपने देखा है, और दिस वाज इन द करेरा सोसाइटी, जहां पे मोइटी सिस्टम्स हैं, कई द्राविडियन लोगों के अंदर बायलिटरल क्रॉस कजन मैरिजेस हैं, वहां पे आपस में मैकेनिकल सॉलिडारिटी बनती है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी का अर्थ क्या है कि दोनों जो ए और बी का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा। क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, आपस में कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो शादी की वजह से डिपेंडेंस आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाएगा। दिस इज नोन एज मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये एक्सचेंज बार बार चलता रहेगा। तो ये स्टार्ट हुआ आफ्टर द इंसिस्ट टैबू। कुछ छोटे छोटे करेरा जैसे समाज जो है वो इसको अभी भी फॉलो करते चले जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मोइटी सिस्टम। फिर उसके बाद दो तरह के एक्सचेंज सिस्टम्स बनते हैं, जिनको वो कहते हैं दी डिलेड एक्सचेंज सिस्टम्स, या फिर आपके पास जनरलाइज्ड एक्सचेंज सिस्टम्स। पहला एक्सचेंज सिस्टम बनता है बिकॉज ऑफ दी पैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस। पैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस किस तरीके से बनती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर आर 3 सोसाइटीज, ए बी सी और 4 सोसाइटीज लिविंग इन अ वेसिनिटी, एक जगह के ऊपर रह रही हैं। जो ए सोसाइटी है वो बी को अपने डॉटर्स जो है वो भेजती है, ठीक है, और जो आपके पास बी सोसाइटी है वो सी को भेजती है, सी सोसाइटी डी को भेजती है, डी सोसाइटी ए को भेजती है। ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर होता है। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन के अंदर ये साइकिल बिल्कुल उल्टा चल जाता है कि ए सोसाइटी डॉटर लेती है बी सोसाइटी से, बी सोसाइटी डॉटर लेती है सी सोसाइटी से, सी सोसाइटी डॉटर लेती है डी सोसाइटी से, डी दोबारा फिर से ए सोसाइटी से। दिस अगेन क्रिएट्स जो इनके सोशल स्ट्रक्चर्स होंगे ए और बी के, बी और सी के, सी और डी के, वो बिल्कुल सेम हो जाएंगे। दिस ऑल्सो क्रिएट्स द मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ठीक है, और ये देखा जाता है ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर। मलिनोस्की ने इसको दिखाया था और मलिनोस्की को ही इन्होंने यूज किया कि देखो देखो मलिनोस्की भी मेरी बात कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है जनरलाइज्ड एक्सचेंज सिस्टम की। इसको हम कहते हैं द डिलेड एक्सचेंज सिस्टम और द डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, कि शॉर्ट साइकिल्स बन जाते हैं, एक जनरेशन क्लॉकवाइज, दूसरी जनरेशन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है जनरलाइज्ड एक्सचेंज की। जनरलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर अगर ए से बी की तरफ लड़की जा रही है, फिर बी से सी की तरफ, सी से दोबारा फिर से ए की तरफ, तो ये जो मूवमेंट है ये बार बार चलता रहेगा। ऐसा ही देखा जाता है पुरम्स के अंदर, मणिपुर के, कि आपको जो साइक्लिक क्लैंस हैं वो दिखाई देते हैं। खरियाज के अंदर दिखाई देगा, बटक्स के अंदर दिखाई देगा कि आपके पास एक प्रॉपर हायरार्की बन जाती है, वाइफ गिवर की, वाइफ टेकर की। एंड बिकॉज ऑफ दिस हायरार्की
और यहां पे अगेन ए का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, बी का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, सी का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, डी का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा. बिकॉज ऑफ दैट द ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इट विल बी क्रिएटेड. ठीक है. फिर उसके बाद ये तो हैं सारी की सारी सिंपल सोसाइटीज. फिर धीरे धीरे सोसाइटीज डेवलप होती हैं या फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं. तो वहां पे फिर ये एक्सचेंज सिस्टम्स नहीं लागू होते. वहां पे कहते हैं, लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के अंदर आप प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स को यूज करना स्टार्ट कर देते हो. सिंपली यू टेल हु नॉट टू मैरी, कि कास्ट के बाहर शादी नहीं करनी है, गोत्र के अंदर शादी नहीं करनी है. ठीक है. तो आप सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हो कि भैया किससे शादी नहीं करनी. ठीक है. तो इसके अंदर बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स हैं. फेमिनिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है, होम्स और श्नाइडर इनको क्रिटिसाइज करते हैं, लीच इनको क्रिटिसाइज करते हैं. ठीक है. लीच प्रैग्मेटिज्म को यूज करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म फेमिनिस्ट का क्रिटिसिज्म भी आपको पता है. श्नाइडर और होम का जो सेंटीमेंट्स वाला क्रिटिसिज्म है वो भी आपको पता है. एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म रहा है वो एडमंड लीच का है. एडमंड लीच ने प्रैग्मेटिज्म को यूज किया है कि भैया देखो ऐसा है कि बहुत सारे समाज के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ऐसा नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी पत्थर की लकीर के किसी पत्थर के ऊपर लकीर होते हैं. उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया जा सकता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे आर चेंज्ड. ठीक है. तो बार बार जब रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने हिसाब से लोग उनको चेंज भी करते हैं और लोग ये इस चीज को समझते हैं कि किस रूल को फॉलो किया जाए और किस रूल को बिल्कुल छोड़ दिया जाए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड स्पेस, अकॉर्डिंग टू देयर नीड. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट इन द ट्राइबल सोसाइटीज. ठीक है. अब यहां पे देयर आर डिफरेंट वेज. जैसे अरेंज मैरिज हो गया, एक्सचेंज हो गया. आई थिंक मुझे इसको करवाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सारे बच्चे तकरीबन जितने भी मैंने आंसर्स लिखे हैं, दिस इज अ फुल टॉस बॉल फॉर ऑल ऑफ देम. तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आराम से ये सारी चीजें बच्चे जो है वो कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है. ठीक है. तो इसको जस्ट पढ़ लीजिएगा. अलग अलग जो वेज हैं उनको हमने लिखा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे. ठीक है. और उसके अलग अलग जो एग्जाम्पल्स हैं ट्राइबल सोसाइटीज के, वो उसके अंदर जो है वो लिखे गए हैं. ठीक है. देन डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रेफरेंशियल मैरिजेस विद द सूटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम द ट्राइबल सोसाइटीज इन इंडिया. ठीक है. तो अलग अलग तरह के जो प्रेफरेंशियल मैरिजेस हैं उनके बारे में हमें बात करनी है. तो सबसे पहली बात आती है कि प्रेफरेंशियल मैरिज क्या होती है और प्रिस्क्रिप्टिव मैरिज क्या होती है. बच्चे इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. प्रेफरेंस का मतलब है कि भैया इसको फेवर किया गया है, अगर यहां पे शादी कर लोगे तो मजा ही आ जाएगा. प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि चलो कोई बात नहीं, हमारी पसंद तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन अपनी कास्ट के बाहर शादी मत करना. ठीक है. तो ये जो चीज है दैट इज द प्रिस्क्रिप्टिव मैरिज. Preferential, it is the favored marriage, it is not mandatory at all. ठीक है. ये मैंडेटरी मैरिजेस नहीं होती हैं. तो यहां पे हमें बात करनी है प्रेफरेंशियल मैरिज की. ठीक है. लेवी-स्ट्रॉस इंसिस्ट टैबू के बाद जिस तरह के मैरिज सिस्टम की बात करते हैं, दे आर दी प्रेफरेंशियल मैरिजेस. देखो वहां पे जाके, बाइलेटरल क्रॉस कजन मैरिज, फादर सिस्टर डॉटर, वो वाली जो आपके पास पैट्रिलिनियल क्रॉस कजन होती है, मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन. तो ये सारी की सारी अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, ये सारी की सारी प्रेफरेंशियल मैरिजेस बनी थी. ठीक है जी. तो एग्जामिनर की डिमांड है कि हमें प्रेफरेंशियल मैरिज की बात करनी है. तो प्रेफरेंशियल मैरिज की बात करते हैं और अगेन हमारा नजरिया वही हमारे क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस वाला रहेगा. सबसे पहली बात आती है मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज की. मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज जो कि पुरम के अंदर या फिर खरियाज के अंदर दिखाई देती है, जहां पे आपके पास जनरलाइज एक्सचेंज सिस्टम होता है कि ए से बी, सी से ए की तरफ बिल्कुल वैसे ही चीजें जो है वो मूव करती रहती हैं. अगर इस तरीके से चीजें जो है वो मूव कर रही हैं तो ऐसे ही चीजें जो है वो मूव करती रहेंगी. देन उसके बाद बात आती है पैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज. पैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज इट इज द डिलेड जनरलाइज्ड एक्सचेंज सिस्टम, जहां पे सॉरी
जहां पे अगर एक जनरेशन में ए से बी, बी से सी, सी से दोबारा फिर से ए की तरफ इस तरीके से चीजें मूव कर रही हैं, तो अगली ही जनरेशन में वो सारी चीजें उल्टी हो जाने वाली हैं। देन उसके बाद बात आती है दी बाइलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। बाइलेटरल क्रॉस कजन मैरिज का मतलब है कि आपके पास ए से बी और आपके पास जो लोग हैं वो इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ए से जो लड़कियां हैं वो बी की तरफ जाती हैं, बी से जो है वो दोबारा फिर से ए की तरफ आ जाती हैं एक ही जनरेशन में, और ये सारी चीजें बार बार चलती रहती हैं। फिर उसके बाद बात आती है दी सेकेंडरी प्रेफरेंशियल मैरिजेस, जिसके अंदर लेवरेट और सोरोरेट आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ गारो खासी के अंदर ये देखा जाता है कि कंपैटिबिलिटी कितनी है, स्पाउस प्रेफरेंस बच्चों की क्या है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंशियल मैरिजेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो लिखना है आपको वो ये है, ठीक है। दीज आर द प्राइमरी, these are the secondary ones, ठीक है। so these are the different preferential marriages, ठीक है। इसके अंदर एक और होती है जो कि क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के मॉडल में फिट नहीं करती, दैट इज द पैरेलल कजन मैरिज। तो उसको चाहे अलग से लिख देना, ठीक है। मैं आई थिंक यहां पे भूल गया हूं उसको लिखना, ठीक है। रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। प्रेफरेंशियल, हाँ उसको यहां पे रह गया वो, तो उसको आप अलग से लिख सकते हो, ठीक है, पैरेलल कजन मैरिजेस को। चलिए, तो अगला सवाल, डिफाइन मैरिज, और आपको अलग अलग तरह की जो मैरिज हैं ह्यूमन सोसाइटीज की उसको बताना था। अब डेफिनेशन के लिए आप अगर हो सके तो चाहे मर्डॉक से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। यहां पे हमने एडमंड लीच से स्टार्ट किया है, फिर डेविड श्नाइडर की बात की है कि मैरिज, वहां पे लीच बताते हैं दैट द मैरिज इज द बंडल ऑफ द सेपरेटेबल राइट्स। डेविड श्नाइडर कहते हैं कि मैरिज जो है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होती है, यूनिवर्सल नहीं होती है। आप वही है कि मर्डॉक से शुरू कर सकते हैं कि मर्डॉक ने पहले मियाँ जी और बीवी के बीच में शादी की बात की, कहा कि एक प्रोजनी, एक बच्चा जो है वो इसके अंदर पैदा होना बड़ा जरूरी है, अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो मैरिज बहुत बार जो है मानी नहीं जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद हमें बहुत सारी मैरिजेस ऐसी दिखाई दी, जैसे विमेन मैरिजेस, गोस्ट मैरिजेस, ठीक है। तो जिसके अंदर ना बच्चा पैदा हो रहा था, ना जो है वो आपके पास आदमी और औरत का रिश्ता था। तो फिर उसके बाद जो मैरिजेस के जो एक टोन्स हैं वो चेंज होने स्टार्ट हुए, और इसी बीच में जो नायर की शादी है कैथरीन गॉ, उसके बारे में बात करती हैं। और वहाँ पे फिर उसके बाद कैथरीन गॉ जो है वो कहती हैं कि जो डेविड, जो आपके पास ये मर्डॉक हैं, उनकी डेफिनेशन इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। कैथरीन गॉ कहती हैं कि जो आपके पास बच्चा, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो फादरहुड है वो एक ही हो, जो सोशोलॉजिकल फादर है, बायोलॉजिकल फादर है, इट माइट बी डिफरेंट। और इस तरीके से कैथरीन गॉ इस चीज़ को स्थापित करती हैं कि जो मैरिज की डेफिनेशन है वो कल्चरली यूनिक होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद एडमंड लीच आते हैं और बंडल ऑफ सेपरेटेबल राइट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अलग अलग तरह की 4 शादियां रही हैं, मोनोगैमस, पोलीगैनी, पोलीएंड्री एंड द ग्रुप मैरिजेस। ग्रुप मैरिजेस वैसे बहुत ज़्यादा रेयर होती है। ग्रुप मैरिजेस को क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट ने कुछ डिस्क्राइब किया था, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया कि नहीं, ये इनके अपने इंटरप्रिटेशंस थे, ठीक है। तो अभी वैसे 3 तरह की जो मैरिजेस हैं उनको हमने प्रमाणिकता दी हुई है, दैट दीज आर एग्जिस्टिंग इन द रियलिटी, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में हमने नीचे बात की है। चलिए, सो द मैरिज इट इज़ ओवर, ठीक है। थोड़ा सा मैंने तेज़ करवाए नीचे वाले क्वेश्चंस, बिकॉज बच्चों के नोट्स के अंदर ये और आंसर्स में बड़ी साफ साफ ये चीज़ें जो है वो लिखी होती हैं, ठीक है। चलिए, हम आते हैं अब आर्कियोलॉजी के सेक्शन के ऊपर। सो डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डिफरेंट ट्रेडिशंस ऑफ द यूरोपियन मेसोलिथिक कल्चर, ठीक है। अब यहां पे जब आपसे ये ट्रेडिशन की बात की जाए या फिर मेसोलिथिक टाइम्स की बात की जाए, न्यूलिथिक ट्रेडिशंस की बात की जाए, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको डाइवर्सिटी को बताना होता है कि अलग अलग जगह के ऊपर कैसे ट्रेडिशंस बने हैं।
तो सबसे जो पहली चीज आती है वो यही है दैट इन द पोस्ट ग्लेशियल पीरियड्स के अंदर आपके पास अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग एनवायरमेंटल नीश बने हैं, और अलग अलग एनवायरमेंटल नीश के अंदर अलग अलग जो हंटर गैदरर सोसाइटीज थी उनके अडेप्टेशंस दे वर डिफरेंट, बिकॉज अडेप्टेशंस वर डिफरेंट तो उनके सोशल स्ट्रक्चर्स और कल्चर्स दे वर डिफरेंट। ठीक है, और अगेन द सेलिएंट फीचर्स, सबसे पहली जो बात आती है टेक्नोलॉजी की, तो माइक्रोलिथिक कंपोजिट टूल्स जैसे ट्रायंगल्स हो गए, ट्रिपीजेस हो गए, ल्यूनेट्स हो गए, ये जो है वो दे आर वेल स्प्रेड। फिर उसके बाद अगर हम सबसिस्टेंस की बात करें तो अलग अलग कल्चरल सिस्टम्स के अंदर अलग अलग तरह का सबसिस्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल बल्कन कंट्रीज के अंदर ज्यादातर वहां पे जो अगर हंटिंग हो रही है तो वो रेनडियर जैसे जानवरों की जा रही है, लेकिन हंटिंग से ज्यादा वहां पे फिशिंग चल रही है। फिर उसके बाद स्टार कार केव सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, तो अगेन वहां पे भी जो रेनडियर वगैरह वैसे जो जानवर हैं वैसी जो है वो हंटिंग वहां पे चल रही है। ठीक है, तो अगेन द सबसिस्टेंस इट इज प्योरली on the basis of the environmental niche that you are living in. Then the social complexity, obviously it has developed. जैसे आप जो बल्कन कंट्रीज हैं वहां पे जब जाते हैं तो वहां पे जो रिचुअलाइज सिस्टम्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो आयन होल्डर ने इसी चीज को बताया दैट देयर ही आर्गूज दैट द मटेरियल कल्चर लाइक मिडन्स, बरियल्स, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, ये टेरिटोरियल सिग्नल्स हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल भी हम ये देखते हैं कि जो विलेजेस हैं उनके जो बाहर वाली साइड होती है वहां पे कुछ निशान या फिर वहां पे कुछ बरियल्स वगैरह बना लिए जाते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम टेरिटरी को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि भैया ये हमारा इलाका है, हमारे पूर्वज जो है वो यहाँ पे दफन है। ठीक है, तो इस तरह की जो सोशल कम्प्लेक्सिटी है वो देखी गई है। अब मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं कि 3 तरह के ट्रेडिशंस के अंदर हमने इनको डिवाइड किया है। पहला है स्कैंडिनेवियन ट्रेडिशन। ठीक है, स्कैंडिनेवियन ट्रेडिशन जहां पे 3 मेजर ट्रेडिशंस बने हैं इन द स्कैंडिनेविया, मगलेमोश, कॉन्गेमोस एंड अरतबोल। ठीक है, हैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन फिर उसके बाद हम माइक्रो डाइवर्सिटी के अंदर आ जाते हैं, उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्कैंडिनेविया में 3 तरह के मेजर ट्रेडिशन हैं, मैग्लेमोस, कॉन्गेमोस एंड अरतबोल। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द किचन मिडन्स, कि लोगों ने अपनी किचन्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और किचन के बाहर हम क्या करते हैं कि जो अपना घास फूस होता है या फिर जो किचन का जितना भी वेस्ट होता है, लहसुन प्याज का जो भी है, वो हम बाहर जो है फेंक देते हैं। तो वही था कि ये लोग अपना किचन बनाया करते थे, बाहर जो है वो अपना ढेर लगा के जो भी प्याज है जो भी कुछ है उसको वहां पे जो है वो फेंक दिया करते थे। यहां पे अर्ली पॉटरी के एविडेंसेस आपको मिलते हैं। अब इस चीज को देखिए कि यहाँ पे मीजोलिथिक के अंदर एक बहुत सिंपल तरह की पॉटरी बननी स्टार्ट हो गई है, लेकिन नियोलिथिक के अंदर जब आप नियर ईस्ट की नियोलिथिक की बात करते हैं तो पॉटरी बहुत टाइम के बाद बनती है वहां पे। ठीक है, तो यहां पे कंट्रास्ट देखिए आप। देन उसके बाद बात आती है ब्रिटेन की। ब्रिटेन का जो इकोसिस्टम है इट इज डिफाइंड बाय द स्टार कार केव सिस्टम। ठीक है, इन द स्टार कार केव सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लाम कार के एक्सकेवेशंस। क्लार्क ने वहां पे एंटलर्स को दिखाया और वहां पे बार्ब्ड हार्पून्स को दिखाया, और वहां पे दिखाया कि किस तरीके से हिरनों की जो है, रेनडियर वगैरह की, उनकी जो है अच्छी खासी हंटिंग हो रही थी, और बड़े अच्छे टूल्स ये लोग बना पा रहे थे, और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने किस तरीके पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करना है, हैबिटेट को कैसे मैनेज करना है, उस चीज को डेवलप कर रखा था। सो देयर वाज एन इकोलॉजिकल सेटिंग। यहां पे ये स्टार कार के सिस्टम इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक हम ये समझते आए हैं कि जो आपकी इकोलॉजी है वो डिफाइन करेगी कि आखिरकार इंसान कैसे हथियार बनाएगा या फिर इंसान कैसे टूल्स बनाएगा, इंसान कैसे रहेगा। बट ऑन दी अदर हैंड स्टार कार केव सिस्टम हमें भी ये बताता है कि इंसान धीरे धीरे इतना ज्यादा विकसित हो जाता है कि वो ये देखना शुरू कर देता है कि मुझे कैसी इकोलॉजी सूटेबल लग रही है, वो किस तरीके से जो एक आपकी लैंडस्केप है उसको मैनेज करना स्टार्ट कर देता है। एंड थस अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड हिज इकोसिस्टम इट डेवलप्स।
तो इसके बारे में अगर सबसे इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज द स्टारकार केव सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद हम बल्कन एरिया के अंदर आते हैं जिसके अंदर दी लेप्स्की वीर सिस्टम इट इज इंपॉर्टेंट, और ये जो साइट है इट इज द टिपिकल साइट देयर। यहां पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द हैबिलेशन, जो कि ट्रेपेजॉइड हाउसेस के अंदर शुरू हो गई थी। फिश ह्यूमन स्कल्पचर्स यहां पे दिखाई देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे जो रिचुअल्स हैं वो होने स्टार्ट हो गए थे। सो दीज आर द डिफरेंट साइट्स इन यूरोप, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की बात है इसके अंदर कि कैसे लोग उस वक्त रहा करते थे। क्लार्क का मानना था कि लोग वहां पे अपनी इकोलॉजी का मैनेजमेंट बड़े अच्छे तरीके से किया करते थे, कि इकोनॉमिक इकोलॉजिकल अडेप्टेशन बड़ा अच्छा था, कि लोग इकोनॉमी उस हिसाब से बनाते थे कि जैसे अपने हथियार उस हिसाब से बनाते थे जिस तरह की प्रे हो। और फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कैसे अपनी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए अलग अलग हैबिलेशंस के अंदर अपनी पॉपुलेशन को रखने के लिए ताकि हंटिंग अच्छी हो, उसके लिए धीरे धीरे लोगों ने अपने इकोसिस्टम को या फिर जो लैंडस्केप है उसको मैनेज करना शुरू कर दिया था। तो जो इंसान थे उस वक्त दे वर वेरी इंटेलिजेंट, तो उनको अपने स्पेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉग्निशन था, पता था। एंड फिर उसके बाद जो है वो आपके पास ज़िलेबिल का पर्सपेक्टिव आता है दैट दे वर बेसिकली दी फोर्जर फार्मर्स, कि वो धीरे धीरे दे वर मूविंग टूवर्ड्स फार्मिंग। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था कि दीज आर द वाइल्ड वैरायटीज जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे उन्होंने क्योंकि लैंडस्केप को भी मैनेज करना स्टार्ट कर दिया था, सो दे न्यू कि कैसे अपनी स्पेस को बनाना है फॉर एग्रीकल्चर एज वेल। होर्डर जो है वो उन्होंने मटेरियल कल्चर को आइडेंटिटी सिग्नल की तरह बताया कि ये जो मिडन्स थे या फिर बरियल्स थे ये लोगों के गांव के टेरिटरीज हुआ करते थे। सो दीज आर द की डिबेट्स या फिर दीज आर द की इंटरप्रिटेशंस जो कि उस वक्त की कल्चर को बताता है, ठीक है। तो उसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है कि मैग्लेमोस के अंदर जो कि 95 to 75 बीपी है, उस वहाँ इट इज़ इन दी स्वीडन डेनमार्क एरिया, वहाँ पे बार्ब्ड बोन पॉइंट्स माइक्रोलिथ्स एड्स वो सारी चीज़ें मिलती हैं। कॉन्गेमोस के अंदर इट्स अ ट्रांजिशनल फेज जहाँ पे कोस्टल अडेप्टेशन बड़ा अच्छा है। देन उसके बाद अर्थ बोल के अंदर धीरे धीरे आपको जो किचन मिडन्स हैं वो दिखाई देते हैं। देन उसके बाद ब्रिटेन के अंदर देर इज़ अ स्टार कार्व केव सिस्टम जहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि रेड डियर का जो एंटलर फॉन्टलेट्स हैं वो मिले हैं वहां पे, ठीक है। तो बड़ा अच्छा हंटिंग वगैरह वहां पे हुआ करता था। दे वर वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल। एंड देन फिर उसके बाद हम बाल्कन्स के अंदर आ जाते हैं, दी लेप्स्की वीर। वहां पे आपको जो है वो देयर आर ट्रेपेजॉइड स्टोन फ्लोर्ड हाउसेस, ठीक है। सो दे वर ऑब्वियसली नॉट दी वेटिंग रूम पीपल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहले हम मीजोलिथिक को डिफाइन किया करते थे एज अ वेटिंग रूम। वेटिंग रूम का मतलब क्या है कि ये लोग दे आर जस्ट द डिसेंडेंट्स ऑफ द पेलोलिथिक, वही सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे नियोलिथिक आएगी वैसे वैसे ये लोग धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएंगे। बट ऑन दी अदर हैंड अभी जैसा हमने स्कैंडिनेविया के अंदर देखा है, बल्कन्स के अंदर देखा है या फिर ब्रिटेन के अंदर देखा है, तो हमें ये समझ में आ रहा है दैट दे आर दी कम्प्लेक्स फोर्जर्स जिन्होंने धीरे धीरे जो एक एक्सपेरिमेंटेशन है वो करना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी तक न्यूलिथिक को हम एक्सप्लेन करते थे एज अ रेवोल्यूशन, कि एकदम से आपने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया और मानवता ने हर एक जगह पे अपने दम से अपने आप एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। सो इट वाज एंटायरली न्यू इकोनॉमिक सिस्टम जिसकी वजह से एक रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। तो अभी तक हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे थे नियोलिथिक को, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये मीजोलिथिक की अभी चेंज हो, मीजोलिथिक की वजह से ये नियोलिथिक की डेफिनेशन अभी चेंज हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि मीजोलिथिक में कैसे एक जगह के ऊपर पॉटरी भी बन रही है, मीजोलिथिक में कैसे
आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल डेवलप हो चुका है। मेसोलिथिक के अंदर किस तरीके से आपने टेरिटोरियलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया है। स्टारकार केव सिस्टम के अंदर इकोलॉजिकल मैनेजमेंट शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद स्कैंडिनेविया के अंदर ही हम ये देखते हैं दैट देयर आर ऑल्सो ग्राइंडिंग स्टोन्स, कि उन्होंने जड़ी बूटियों को पीसना शुरू कर दिया था, यानी कि उन्होंने इस चीज का अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि क्या चीज हमारे खाने के लिए, व्हाट आर द एडिबल बेरीज एंड व्हाट आर द नॉन एडिबल बेरीज। ठीक है, और फिर उसके बाद यही ज्ञान हमें बल्कन कंट्रीज के अंदर भी दिखाई देता है, लैप्सकी के अंदर भी दिखाई देता है। ठीक है, वहां पे रिचुअल्स आते हुए भी दिखाई देते हैं, और ऑब्वियसली यही ज्ञान कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है। और हमने जैसे ही इकोलॉजीज अच्छी मिली, जैसे ब्रेडवुड कहते हैं कि जैसे जैसे आपको इकोलॉजीज अच्छी मिलती चली गई, तो वैसे वैसे आपने अपने अपने हिसाब से फिर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। सो दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीजोलिथिक नाउ। ठीक है, तो इसीलिए इनको कम्प्लेक्स फोर्जर्स कहा जाता है, जिनकी सोशल कम्प्लेक्सिटी बहुत उम्दा थी, बड़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद बात आती है नाटुफियन कल्चर की। तो नाटुफियन कल्चर 14,500 से लेके 11,500 तक बीपी तक ये रही है। इसको एपीपेलियोलिथिक कहा जाता है। ठीक है, एपीपेलियोलिथिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कहीं पे रखा नहीं जा सकता, ना ही प्रॉपरली ये मीजोलिथिक के अंदर फिट हो रहा है, क्योंकि मीजोलिथिक की जो डेफिनेशन थी वो कुछ और थी। तो ना ही प्रॉपरली इसको मीजोलिथिक के अंदर फिट किया जा रहा है, ना ही इसको अच्छे तरीके से नियोलिथिक के अंदर फिट किया जा सकता है। तो इट इज समवेयर इन बिटवीन। तो इसको कहा जाता है दैट इट इज द एपीपेलियोलिथिक। ठीक है, इसको गरोड ने डिफाइन किया था जब उन्होंने अपना माउंट कार्मल के आसपास की जो साइट्स थी, स्कूबा केव सिस्टम वगैरह, वहां पे उन्होंने एक्सकेवेशंस करनी स्टार्ट की। तो उसी के आसपास एक साइट थी अलवाड़ की साइट। तो अलवाड़ की साइट के अंदर उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से जो देयर आर सर्टन फोर, वहां पे एक बहुत सिंपल एक सर्कुलर हाउसेस जैसी कुछ जो हैबिलेशन सिस्टम्स हैं उनका डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इस चीज को देख करके फिर वो आगे बढ़ती हैं और सारे एक्सकेवेशंस आते हैं, एंड थस आपके पास नाटूफ के इलाके के अंदर नाटूफियन कल्चर की बात की जाती है। ठीक है, सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दैट द नाटूफियन कल्चर इट इज समवेयर इन बिटवीन दी मोबाइल फोर्जर्स, जो कि पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक को बिलोंग करते थे, टू दी फूड प्रोड्यूसर्स, जो कि आपके पास नियोलिथिक को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, सर्कुलर स्टोन हाउसेस, वो स्टैब्लिश होने स्टार्ट हो गए थे। जो टेक्नोलॉजी है वो सिकल ब्लेड्स वगैरह वो बनने स्टार्ट हो गए थे। बरियल्स बनने स्टार्ट हो गए थे, खास करके डॉग बरियल्स के जो कुछ निशान है, कुछ चिन्ह हैं, वो दिखाई देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है सबसिस्टेंस की। अगेन वाइल्ड सीरियल्स के ऊपर उनका सबसिस्टेंस होना स्टार्ट हो गया था। उसी के साथ साथ वो हंटिंग को भी कंटिन्यू रख रहे थे। तो जो की साइट्स हैं वो है अलवाड़, एनमल्ला और स्कीबा। ठीक है, जो अलवाड़ केव सिस्टम है, अगेन दिस इज द मेजर साइट जहां पे ये पूरी की पूरी विवाद जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, तो वही बातें हमने नीचे कर रखी हैं। सो दिस इज द नाटूफियन कल्चर। ओके, तो बहुत ही मेजर साइट है ये नियर ईस्ट की। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, elucidate the Mesolithic cultures or elucidate the Mesolithic culture and associated rock art with examples from India। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि मेसोलिथिक को, जो इंडिया का जो मेसोलिथिक है उसको हमने बताना है। तो अगेन द इंडियन मेसोलिथिक इट बिलोंग्स टू द होलोसीन, हंटिंग गैदरिंग अडेप्टेशन। ठीक है, जहां पे आपके पास जो है वो देयर आर सर्टन माइक्रोलिथिक कंपोजिट टूल्स, और जो सेटलमेंट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। सबसिस्टेंस सिस्टम अपने इकोलॉजी के हिसाब से लोगों ने डाइवर्सिफाई कर लिया था। ठीक है, और इंडिया के अंदर जो मेसोलिथिक सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे जो माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी थी, दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन द यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पे लावोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहती है, नियंदरथाल मैन का समय है वो। इंडिया की जो मेसोलिथिक साइट्स हैं जहाँ पे लावोल्यूशन और फिर उसके बाद लावोल्यूशन की रीटचिंग काफ़ी ज़्यादा जो डोमिनेंट है वो रहती है। इंडिया की जो मेसोलिथिक साइट्स हैं
तो उनके अंदर जो है वो आपके पास ये जो कंपोजिट टेक्नोलॉजी है उनका जो सीक्वेंस है वो कुछ ये है कि सबसे पहले आपके पास एक प्रिस्मेटिक कोर का प्रिपरेशन किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो ब्लेडलेट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी बैकिंग रीटचिंग की जाती है एंड देन फिर उसके बाद हाफ्टिंग और आपके पास जो कंपोजिट टूल्स हैं वो बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। वीएन मिश्रा ने किया, फिर उसके बाद जूलियन स्टीवर्ट की इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क यहाँ पे किस तरीके से बैठता है वो सारी चीज़ें, एंड जो मेजर साइट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, विंध्या बेलन वैली का जो एरिया है वहाँ पे जो साइट्स हैं दैट इज चपानी मांडो, सराई नाहर राय, महादहा, दमदमा, जहाँ पे जीआर शर्मा ने काम किया है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिमिट्रीज उन्होंने एक्सकेवेट की और कुछ जानवरों के डोमेस्टिकेशन की बात की है। देन उसके बाद सेंट्रल इंडिया जो कि रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका, आदमगढ़ वगैरह इसके लिए फेमस हैं। देन उसके बाद बात आती है राजस्थान की, भागौर, तिलवारा, जो कि अपने ट्रांजिशन के लिए फेमस है कि इसका ट्रांजिशन इट इज वेरी बहुत अच्छा ट्रांजिशन जो है वो मीजोलिथिक से फिर आगे चालकुलिथिक तक होता है। देन उसके बाद गुजरात, जहां पे लंगनाज, लोटेश्वर ऐसी जो साइट्स हैं वो आती हैं। ठीक है, देन उसके बाद ईस्टर्न इंडिया जहां पे पैसरा जैसी साइट्स हैं और आपके पास अभी भी हंटिंग गैदरिंग खूब चल रही है वहां पे। ठीक है, और मीजोलिथिक रॉक आर्ट इंडिया का कैसा है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन कि हंटिंग सीन्स हैं, इसका सीरेशन भी हमने कर लिया था। ठीक है, देन गिव एन अकाउंट ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ द फूड प्रोडक्शन ऑफ द न्यूलिथिक कल्चर। ठीक है, अब इसके अंदर जो बात है दैट इज द कंसिक्वेंसेस। तो आपके पास जीबी चाइल्ड ने उसी चीज के ऊपर हमने बात की है कि जीबी चाइल्ड ने इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन की तरह बताया था, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है वो बिल्कुल चेंज हुए एंड बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द इकोनॉमिक सिस्टम्स आपके पास जो सोशल सिस्टम्स हैं या फिर जो कल्चरल सिस्टम्स हैं वो चेंज हुए थे। ठीक है, उसी के साथ साथ यहां पे हमने एक ब्रेक लगाया। ठीक है भैया, चेंज तो हो गए, लेकिन कुछ विवाद है। विवाद ये है कि दैट देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स लाइक मार्शल साहलिन, जैरेड डायमंड, जिन्होंने ये कहा है कि इस न्यूलिथिक रेवोल्यूशन की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा भारी पड़ी है इंसानियत को। उसी कंसिक्वेंसेस के बारे में यहां पे बात हुई है। ठीक है, कि देयर आर सर्टेन प्रोज एज वेल एज देयर आर सर्टेन कॉन्स। बच्चे प्रोज के बारे में खूब लिखते हैं, खूब चर्चा करते हैं, लेकिन कॉन्स के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। ठीक है, तो इसको अलग अलग डोमेन्स के जरिए हम कुछ ऐसे समझते हैं कि फूड प्रोडक्शन का जब सरप्लस स्टार्ट हुआ तो सबसे जो पहली चीज शुरू होती है दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से आपके पास अब पॉपुलेशन को आपको मैनेज भी करना है, तो पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए और उसी के साथ साथ न्यूलिथिक के चलते जो प्रॉपर्टी है, यह माना जाता है फ्रॉम द मार्क्सियन स्कूल ऑफ थॉट कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ठीक है, इसी चीज को मार्शल साहलिन भी बिल्कुल सही मानते हैं, सिंबॉलिक एवोल्यूशन का जब वो कंसेप्ट देते हैं। इसी चीज को क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट और इसी चीज को फेडरिक एंजल्स भी सही मानते हैं कि इसी दौरान ये चीजें हुई होंगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है और इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। फिर जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो स्टोरेज सिस्टम्स इंक्रीज होते हैं। जब स्टोरेज सिस्टम्स इंक्रीज होते हैं तो स्टोरेज के साथ साथ जो एक्सचेंज है या फिर जो ट्रेड है वो भी बढ़ता है। एंड इस ट्रेड को, इस स्टोरेज को मैनेज करने के लिए हम ये देखते हैं दैट द ब्यूरोक्रेसी और आपके पास जो एक किंगशिप है या फिर एक पॉलिटिकल सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। डेवलप हो जाती है, मैं नहीं कह रहा हूं, डेवलप होना शुरू हो जाती है। एंड देन आपके पास जो सेटलमेंट सिस्टम्स हैं जैसे विलेज से लेके टाउन सिस्टम्स वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ जो एंसेस्ट्रल कल्ट्स हैं या फिर जो रिचुअल्स हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। एक चीज है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें पूरे दुनिया भर के अंदर न्यूलिथिक एवोल्यूशन या न्यूलिथिक रेवोल्यूशन के दौरान हुई है, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक क्षेत्र के अंदर कुछ चीजें इनमें से हुई हैं, कुछ क्षेत्र में से ये चीजें जो है वो नहीं हुई हैं। जैसे इंडिया के अंदर
जो एक बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की बात है वो नहीं हुई। ईरान के अंदर जो जब हम इस फर्टाइल क्रिसेंट की बात करते हैं तो वहां पे बनी है। अगर हम ग्रीस की बात करें हैं वहां पे बहुत सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट एरियाज जहां पे अलग अलग तरीके की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई है। नाउ व्हाट आर द कॉस्ट? तो ये सारी चीजें हुई। देन उसके बाद हेल्थ के अंदर डिक्लाइन आया है। दांतों की जो कैविटीज हैं वो बड़ी हैं, गठिए का जो दर्द है, जो जोड़ों का दर्द है वो बड़ा है। फिर उसके बाद जो लेबर बर्डन है, खास करके औरत के ऊपर जो बर्डन है, और औरत की जो इंडिपेंडेंस है वो कर्ल हुई है, वो कम हुई है। देन उसके बाद एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इसके बाद डिफॉरेस्टेशन वो ज्यादा हो जाता है। एंड देन फिर उसके बाद धीरे धीरे जो जूनोसिस है, जो आपके पास नए तरह के जो डिसीज हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हीं सारी चीजों की वजह से जैरेड डायमंड इस चीज को कहते हैं दैट दिस इज आवर वर्स्ट मिस्टेक, ठीक है। खैर वर्स्ट मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। और आपके पास अगेन मार्शल सालिन जो है वो इसीलिए हंटर गैदरर्स को कहते हैं दैट दे आर द ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटीज, ठीक है। तो इस चीज का जो बैलेंस्ड व्यू है वो यही है कि आपके पास जो दिस इज द मिक्स्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर कुछ सही हो गया कुछ गलत हो गया, तो कंसिक्वेंसेस दोनों तरह के रहे हैं। बच्चे यहां पर रुक जाते हैं, ये सारी चीजें बता देते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। हाँ, इसके अंदर एग्जाम्पल्स लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेहरगढ़ का एग्जाम्पल दिया इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दिया तो कैटल हक का एग्जाम्पल दे दिया। जब पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल दिया तो जीबी चाइल्ड का एग्जाम्पल दे दो या फिर कैटल हक का ही एग्जाम्पल दे दो यहाँ पे, ठीक है। जब आपको हेल्थ का एग्जाम्पल देना है तो अगेन आप मेहरगढ़ का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो है वो हुरिया का एग्जाम्पल दिया है, अबू हुरिया का। देन उसके बाद जो जेंडर और लेबर एनालिसिस की अगर बात करनी है तो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे एग्जाम्पल्स बनाने की जरूरत है कि एग्जामिनर गोली ही मार देगा अगर एग्जाम्पल नहीं लिखी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। जहां जहां पे चीजें याद आ रही हैं और अच्छे तरीके से आप एनालिसिस पेश कर सकते हो वो कीजिए, ठीक है। देन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द मेसोलिथिक कल्चर, तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन इट। तो सेटलमेंट कैसा था और वो सारी चीजें जस्ट इसको पढ़ लीजिएगा। एंड देन ये एक रह गया क्वेश्चन, द न्यूलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया, कि भारत के अंदर जो न्यूलिथिक कल्चर्स हैं वो किस तरीके से बनी है। तो जो न्यूलिथिक कल्चर्स हैं इंडिया के अंदर दे आर वेरी मच डाइवर्सिफाइड, उसी तरीके से जैसे मीजोलिथिक है। तो भारत की जो न्यूलिथिक कल्चर्स हैं उनको इन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है या फिर इन एरिया जोन्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली बात आती है नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान, जो कि मेहरगढ़ से शुरू होती है। मेहरगढ़ जिसको जराज ने अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया था, 7000 बीसी के आसपास ये शुरू होता है। यहाँ पे देयर आर एविडेंसेस ऑफ द व्हीट बार्ले कल्टीवेशन। जेबू कैटल को हम रियर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद शीप गॉट और वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। मड ब्रिक की ग्रेनरीज शुरू हो जाती हैं एंड बीड क्राफ्ट इट स्टार्ट्स। और इसको बेसिकली 6 अलग अलग पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है एंड देन धीरे धीरे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर तब्दील हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्थ वेस्ट, जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहां पे जो न्यूलिथिक स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद है कश्मीर का न्यूलिथिक, जो कि बरजोम और गुफकल का जो साइट्स हैं वो यहाँ पे हैं, जहां पे पिट डिवेलर्स आ जाते हैं, बोन टूल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, डॉग बरियल्स आ जाते हैं, व्हीट बार्ले वो सब कुछ जो है वो बीजना लोग शुरू कर देते हैं। देन उसके बाद बात आती है विंध्या और मिडिल गंगा बेसिन की, जहां पे आपके पास महागढ़ा, कोलधीवा ऐसी साइट्स आ जाती हैं, जहां पे ये माना जाता है जीआर शर्मा के द्वारा कि जो राइस है उसको हमने कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था और इसके अंदर जो कैटल इकोनॉमी है वो धीरे 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 डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, हैबिलेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस इज अगेन अ केस जहां पे मीजोलिथिक से न्यूलिथिक की कंटिन्यूटी बड़े बखूबी तरीके से बयान की गई है,
ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर भी ये है और मिडिल गंगा बेसिन के अंदर भी ये है। फिर हम चिरंद के अंदर चलते हैं, बिहार में, ईस्टर्न इंडिया में। यहां पे आपको नियोलिथिक और चालकोलिथिक ट्रांजिशन बड़ा अच्छा दिखाई देगा कि आप ये दिखाई देता है कि आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ कुछ कॉपर टूल्स भी यूज कर रहे हैं। कॉपर टूल्स और ब्रॉन्ज टूल्स की ऐसा नहीं है कि आपने एग्रीकल्चर फिर बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया, ऐसा नहीं। कॉपर आ गया लेकिन एग्रीकल्चर बिल्कुल वैसा का वैसा चलता रहा। तो सेटल्ड फार्मिंग और कैटल रेयरिंग यहां पे बड़ी अच्छे तरीके से चलती रही है। देन उसके बाद बात आती है साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया के अंदर अगेन देयर वर कैटल हर्डर्स, जिनका की एक बहुत ही स्पेसिफिक ट्रेट हुआ करता था कि वो एक जगह पे जहां पे काफी टाइम तक रहते थे, वहां पे गाय का या फिर जो कैटल का जो गोबर होता है उसकी बहुत बड़ी हीप बनाते थे, उसको आग लगाते थे और चले जाते थे। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द ऐश माउंड कल्चर। तो इसको उतनूर, पकलीहाल, यहां पे अलचिन ने बताया है। ब्रह्मगिरी के अंदर व्हीलर ने जो है वो काम किया है। कैटल हर्डिंग, वहां पे फिंगर मिलेट्स वगैरह, उसको भी ये लोग उगाते थे हिल टॉप्स के अंदर, लेकिन इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता था मिलेट कल्टीवेशन को। ये लोग कैटल हर्डिंग को बड़ा सीरियस लिया करते थे। देन उसके बाद हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है आसाम, देवजो हार्डिंग के अंदर। और यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी, यानी कि पॉटरी को बना करके उसके ऊपर जो कॉर्ड है या फिर आपके पास कुछ फाइबर हो गया, उसके साथ इस तरीके से अच्छे तरीके से उसको दबा दिया तो जो कॉर्ड के इंप्रेशंस हैं उसके ऊपर आ जाते थे। ठीक है, और इसको साउथ ईस्ट एशिया के साथ एक इसका जो लिंकेज है वो लोगों ने स्थापित करने की कोशिश की है। सो दीज आर द डिफरेंट ट्रेडिशंस इन द न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया। ठीक है जी, सो ये है। तो इसी चीज को हमने जो है वो नीचे यहां पे लिखा है। ठीक है, सो देन डिलिनिएट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया। तो चालकोलिथिक कल्चर्स के अलग अलग फीचर्स हमने बताए। चालकोलिथिक पैकेज, अच्छा, तो चालकोलिथिक कल्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको मिक्स्ड फार्मिंग इकोनॉमीज मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, अलग अलग पॉटरी ट्रेडिशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्राफ्टमैनशिप का स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाता है, सोशल कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ये लगभग हर एक एरिया के अंदर, हर एक कम्प्लेक्स के अंदर आपको ये दिखाई देगा। एंड देन जो मेजर कम्प्लेक्सेस हैं जो चालकोलिथिक पैकेज के, वो 3 हैं। पहला है अहरबानस। अहरबानस जिसको राजस्थान रिप्रेजेंट करता है या फिर राजस्थान के अंदर है, यहां पे संकालिया ने काम किया अहर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे जो पॉटरी मिली है दैट इज द ब्लैक एंड रेड वेयर। और ऐसा लगता है कि ये जो साइट है, दिस साइट इट बिलोंग्स टू द क्राफ्टमैन, क्योंकि यहां पे कॉपर स्मेल्टिंग के पूरे औजार मिले हैं, कॉपर स्मेल्टिंग की वर्कशॉप मिली है। ठीक है, और यहां पे जो पॉटरी मिली है दैट इज द ब्लैक एंड रेड वेयर। एंड देयर इज अ हाइपोथेसिस कि यहां से कॉपर स्मेल्टिंग होती होगी, बाद में यहां पे आसपास ब्रॉन्ज वगैरह भी बनता होगा। और ये जो क्राफ्टमैन हैं जिनका अलग कल्चर था, ये धीरे धीरे आगे इवॉल्व हो करके इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ संपर्क में आए होंगे, ट्रेड करते होंगे। तो इनका जो कल्चर था इन्होंने अपना रखा, इंडस वैली तक का जो कल्चर था ओचर कलर्ड पॉटरी वाला वो अपना था, उन्होंने अपना रखा। तो इस तरीके से भारत के अंदर विविधता भी रही है, डाइवर्सिटी भी रही है, और हम डाइवर्सिटी के बावजूद लड़े नहीं किसी से, लेकिन आपस में बड़े अच्छे तरीके से हमारी ट्रेड होती रही है। फिर उसके बाद बात आती है मालवा कल्चर। मालवा कल्चर सेंट्रल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। द की साइट हेयर इज द नवदातोली, जिसको अगेन एच.डी. संकालिया ने एक्सकेवेट किया। ठीक है, यहां पे जो पॉटरी है दैट इज द पेंटेड मालवा वेयर। एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी या फिर जो ग्रेन इकोनॉमी थी वहां यहां पे काफी अच्छी बन चुकी थी, और यह माना जाता है दैट द सिंपल काइंड ऑफ विलेज इकोनॉमी हैड डेवलप्ड इन हियर। देन सेंट्रल इंडिया से जब हम थोड़ा सा टाइम में और स्पेस में आगे बढ़ते हैं,
तो ये माना जाता है कुछ मालवा कल्चर के ही शायद लोग होंगे जो कि आगे चल के जॉरवे महाराष्ट्र के अंदर इमाम गांव के अंदर आए। यहां पे आपके पास जो जॉरवे का मैट पेंटेड पॉटरी है वो दिखाई देती है। एंड देयर इज अ प्रॉपर प्लान्ड सेटलमेंट, जैसे कि एक विलेज इकोनॉमी से आप एक टाउन बना रहे हो, जैसे एक टाउन आपने बसाना होता है और टाउन को बसाने के लिए आप वहां पे बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग करते हो, और उसी तरीके से ये माना जाता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है और प्रॉपरली प्लान किया गया और वहाँ पे आपने जो है इसको बसाया है। ठीक है, जो मेजर चीज़ें हैं इकोनॉमी के अंदर, आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, हर्डिंग भी कर रहे हो, आपकी धीरे धीरे टाउनशिप्स या फिर आपकी विलेज इकोनॉमीज वो डेवलप हो रही हैं, कॉपर आपकी इकोनॉमी के अंदर आ रहा है, आप धीरे धीरे एक ट्रेडिंग भी कर रहे हो, और उसी के साथ साथ जो एक बरियल्स हैं, खास करके घर के नीचे वाले जो बरियल्स होते हैं वो आपने बना करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो चाइल्ड इसी चीज को कहते हैं दैट दिस इज द अर्बन रेवोल्यूशन का मॉडल। ठीक है, तो रीजनल डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है इंडियन चालकोलिथिक के अंदर, तो इंडियन चालकोलिथिक को भी एक पैजामे के अंदर जो है वो इसको नहीं देखा जा सकता। ठीक है, सो उसी चीज को हमने यहां पे लिखा है, बाकी ऊपर पढ़ लेना, वही सारी चीजें हैं, कुछ ज्यादा इसके अंदर ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, डिस्क्राइब द न्यूलिथिक ऑफ इंडिया, इसको वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ था, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो कल की क्लास के अंदर विल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, जो प्रोटो हिस्ट्री है इंडिया की, क्योंकि चालकोलिथिक तो आज ही खत्म कर ली हमने, तो प्रोटो हिस्ट्री है जो इंडिया की, हड़प्पन मैरीटाइम ट्रेड कैसे होता था, प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस क्या है राखी गढ़ी का, 3 सिग्निफिकेंस हैं, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मेगालिथिक कल्चर इंडिया के अंदर क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका कंटेक्स्ट क्या था। ओल्ड बाई जॉर्ज, इसको पेलोलिथिक के अंदर होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे आ गया। चलो एनी हाउ, कल इसको भी खत्म करेंगे ओल्ड बाई जॉर्ज का। ठीक है, कि उसके अंदर कितने स्टेटास हैं, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके बाद द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन कल्चर कैसे किया करते थे। ठीक है, तो राखी गढ़ी और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सिमिलर है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन हियर। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप this lecture, it was again it has contributed something to you. Thank you.